नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा राजभवन में तीज उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। तीज उत्सव में हरियाणवी और पंजाबी कलाकारों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम राज्य स्तरीय हरियाली तीज उत्सव बुधवार को हरियाणा राजभवन में बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। वहीं तीज के उत्सव पर हरियाणवी और पंजाबी कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन कर भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा बरसाना के फूलों की शाम, सांवरे महिमा, मोर मुकुट और सावन की फुहारों से युक्त रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बीन वादन, सारंगी और नगाड़ों की धुन ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में जय जननी देवी स्तुति भी प्रस्तुत की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को तीज की शुभकामनाएं दी और सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने कलाकारों की प्रस्तुति से खुश होकर उन्हें 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन समेत मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी के साथ ही तमाम अधिकारी शामिल हुए। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश भर में लगाए जा रहे ऑक्सीवन की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाली तीज के मौके पर झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाड़ों की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया। वर्चुअली इसका शुभारंभ किया गया। इस मौके पर करीब 500 बेटियों ने 500 पौधे लगाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाली तीज के मौके पर झज्जर जिला के गांव खानपुर खुर्द में 5 एकड़ भूमि पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीज की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व हरियाली और खुशहाली लेकर आता है। उन्होंने तीज के उत्सव पर बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अपील भी की। तीज त्योहार के पूर्व दिवस पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तीज त्योहार खुशियों का त्योहार है। हरियाली और खुशहाली दोनों साथ साथ आते हैं। वर्षा काल ऋतु में हरे भरे वातावरण को सब क्षेत्र में जैसे हरी चादर बिछी है, इस प्रकार का एक वातावरण होता है। सब लोग इसमें प्रसन्न रहते हैं। और आज का दिन जैसे हम लोग एक नए आयाम के साथ शुरू कर रहे हैं कि लाडो की बगिया, ये जो 9 स्थानों पर झज्जर जिले में लगभग 65 एकड़ के अंदर जिस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है वृक्षारोपण का, क्योंकि यही 3 महीने होते हैं वृक्षारोपण के, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 3 महीनों में वर्षा काल में जितने हम पौधे लगाते हैं वो धीरे धीरे जड़ जमा करके एक वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे इस नाम से खास करके बेटियों के लिए मुझे बताया गया कि 500 बेटियां आज के इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। बेटियों द्वारा वृक्ष लगाना, क्योंकि बेटियां सृजन का प्रतीक होती हैं। पेड़ लगाएंगी, उन पेड़ों की रक्षा भी करेंगी, उनको आगे बढ़ाएंगी भी सही। तो बेटियों के द्वारा लगाया गया पेड़ और भी अधिक महत्व रखता है। तो आज
जैसे हमने पेड़ लगाने का, वन बनाने का एक संकल्प लिया है, उसके अंदर ये जो 65 एकड़ का वन है, ये भी उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार हर घर में एक पेड़ होना चाहिए, क्योंकि पेड़ों का महत्व हमारे जीवन से जुड़ा है। पेड़ों से फल, ईंधन और छाया मिलती है। हम जानते हैं कि पेड़ों का महत्व शास्त्रों में बहुत किया गया है। शास्त्रों के अनुसार तो हर घर में पेड़ होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ गांव-गांव में पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, तुलसी का पौधा, इन सब की पूजा हमेशा होती रही है। क्योंकि पेड़ों का महत्व इतना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कि एक बड़ा पेड़, फलदार पेड़, यानी अगर उसको हम पत्थर भी मारते हैं तो उसमें से फल निकल के गिरता है, और वो जब फल गिरता है तो कोई भी भूखा व्यक्ति अपनी पेट की भूख मिटा लेता है। उसकी जो टहनियाँ गिर जाती हैं, सूखी टहनियाँ, उनको भी हम जब ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, उससे अपना खाना बना करके हम खा लेते हैं। एक यात्री, थका हारा मांदा यात्री जब चल रहा होता है तो उसको आवश्यकता पड़ती है आराम करने की, थोड़ा विश्राम करने की, तो पेड़ की छाया के नीचे ही वो विश्राम करता है। पेड़ों का कितना महत्व है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में पेड़ों का काम और महत्व हमें कोरोना काल में पता चला। कोरोना के समय में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ी, जिससे लोगों की जान बचाई गई, जो वास्तव में महत्व हमको इस बार पता लगा। यानी इस बार कोरोना को हमने जैसे भुगता है, कोरोना के समय में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, उस ऑक्सीजन की पूर्ति अगर हम देखते हैं तो ये पेड़ ही करते हैं। यानी पेड़ की कमी अगर हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा जीवन दूभर हो जाए। हमने ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो किस प्रकार से कितने संघर्ष करना पड़ा और कैसे कैसे ऑक्सीजन की पूर्ति हमने की। ऑक्सीजन रेल मार्ग से, ऑक्सीजन सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से हमको ऑक्सीजन का यानी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, तब जाकर के लोगों की हम जान बचा पाए। तब उसमें से इन पेड़ों का महत्व ध्यान में आया। वहीं उन्होंने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने प्रदेश में पेड़ों को बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पंचकुला और करनाल में वन क्षेत्रों का शिलान्यास किया, जिनका नाम ऑक्सीवन रखा, क्योंकि ये वन हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमने 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था, उस दिन एक इन पेड़ों को बढ़ाने का एक संकल्प हमने लिया। और मुझे याद है कि हमने उस दिन 2 ऐसे वन क्षेत्र उनका जो शिलान्यास किया, जिसके अंदर एक पंचकुला में और एक करनाल में, ऐसे 2 जगह, और उनका नाम भी हमने ऑक्सीवन ये रखा। ऑक्सीवन इसलिए कि ये वन हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीवन नाम से पूरे प्रदेश में हर जिला केंद्र पर ऐसे ऐसे वन बनाए जाए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने खुशी जताते हुए कहा कि झज्जर में बड़े क्षेत्र पर वन लगाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीवन की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि झज्जर के अंदर ये जो 13 स्थानों के ऊपर आज वन लगाए जा रहे हैं, ये उसी ऑक्सीवन की कड़ी में आगे हम बढ़ रहे हैं। और बड़े क्षेत्र में 65 एकड़ जमीन पर हम कर रहे हैं। इसके लिए जिन जिन्होंने भूमिका अपने निभाई है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सब स्वयंसेवी संस्थाओं को मैं बधाई भी दूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और ये CSR के माध्यम से APCPL झाड़ली, उनका भी इसमें योगदान रहा है। आखिर इन सब चीज़ों पर पैसे का खर्च होता है, तो इस पैसे के खर्च के कारण से मैं APCPL के जो हमारे जितने भी प्रबंधक हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें अपना एक योगदान किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राज्य में इस समय करीब 7% क्षेत्र पर पेड़ लगे हैं, जिनको बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मानसून सीजन में राज्य में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों की पेंशन का प्रावधान किया है। इनकी देखभाल करने वालों को सरकार की ओर से 2500 रुपए प्रति वर्ष देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही जो किसान अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे, उन्हें 10,000 रुपए 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा मार्ग पर 134 गाँव आते हैं, जिस पर हम पंचवटी यानी कि 5 प्रकार के पेड़ लगाएंगे। इनका संरक्षण एवं देखभाल वन मित्रों को सौंपा गया है। सरकार ने पेड़ों की उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली ऐप बनाया है, जिस पर पौधों के मिलने के स्थानों की जानकारी प्राप्त होगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य के कोविड प्रबंधन मॉडल से प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। साथ ही मुख्यमंत्री को बताया कि उनके निर्देशानुसार दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में नेत्र बैंक स्थापित किए गए हैं और विभाग जल्द ही अस्पतालों में कार्यात्मक रसोई की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। साथ ही जिस प्रकार सरकारी स्कूलों के बच्चों को RBSK के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसी तरह निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आने वाले बच्चों को भी RBSK के तहत स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार की ई-संजीवनी OPD सेफ होम OPD पहल को 8वां स्थान मिला है और इसके तहत राज्य में लोगों को 24 घंटे परामर्श दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने को कहा ताकि राज्य के लोगों के लिए ई-संजीवनी परामर्श सेवा 24 घंटे उपलब्ध होना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद सरपंचों और डॉक्टर्स के सुझाव भी सुने। टोक्यो ओलंपिक से वापस लौटी महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय स्थित गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज की ओर से इन महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं उनका स्वागत किया गया और कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, ये झांसी वाली रानी थी। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय स्थित गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय में टोक्यो ओलंपिक से वापस लौटे महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाई। वहीं महिला हॉकी टीम से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ओलंपिक में हजारों खिलाड़ी जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी या टीम देश को रिप्रेजेंट करती है। वहीं उन्होंने कहा कि जीत हार खेल में कोई महत्व नहीं रखती, बस अहम होता है कि खिलाड़ी ने कितने दमखम के साथ प्रदर्शन किया। महिला हॉकी टीम टोक्यो से आने के बाद आज मेरे कार्यालय में आई, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई टीम, जहां कोई खिलाड़ी देश को ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट करता है। हजारों खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि हम एक बार ओलंपिक को जाकर हाथ लगा लें। जीत हार खेल में कोई महत्व नहीं रखती है। महत्व इस बात का होता है कि कितने दमखम के साथ खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया। वहीं अनिल विज ने कहा कि महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में सभी मैच पूरे दमखम, टेक्निक और सूझबूझ के साथ खेले हैं। अनिल विज ने महिला हॉकी टीम की तुलना झांसी की रानी से करते हुए कहा कि इन्हीं झांसी की रानियों ने पूरे देश को एक कर दिया है। और मैंने इनके तीनों मैच देखे हैं और तीनों मैचों में इन्होंने पूरे दम के साथ, टेक्निक के साथ, साइंटिफिक सूझबूझ के साथ इन्होंने अपने मैच खेले। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पर आज भी सारा देश वो झांसी की रानी को नतमस्तक होता है। मेडल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे देश को, चाहे वो किसी प्रदेश का, किसी प्रांत का, किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, इन्होंने सारे देश को एक कर दिया।
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में खिलाड़ियों को सबसे बड़ा सम्मान हरियाणा सरकार देती है और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देश का सबसे बड़ा अवार्ड प्रोत्साहन राशि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और प्लॉट हम देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। और ब्रोंज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। ये हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि है। और इन बच्चियों को मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इनको निरुत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने इनके लिए 50-50 लाख रुपया देने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर महिला टीम की खिलाड़ियों ने अनिल विज से उनको दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाने के साथ HSVP में कंसेशन पर प्लॉट भी दिए जाने की मांग रखी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि जो इन्होंने मांग रखी है उसको लेकर इनकी तरफ से पैरवी करूंगा और इनकी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंह की रिपोर्ट। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज से हमारे संवाददाता पवन सिंह ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। वो प्लेयर जो एक दिन ओलंपिक खेल रही थी और पूरा देश इनको देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, आज आपके सामने सर आपसे बात करने पहुंचे, मुलाकात करने पहुंचे, इनके लिए आगे के लिए क्या विशेष है सर आप? नहीं, मैंने वहाँ भी इनसे फ़ोन पर बात की थी। मेरी जो कप्तान है ये रानी रामपाल, तो उनसे मैंने बात की थी और उस वक़्त भी मैंने पाया था कि आत्मविश्वास के साथ लवरेज है पूरी तरह से। और मैंने मुबारकबाद भी दी थी और कहा था कि सारी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद दी जाए। तो बहुत हौसले के साथ खेली है और हमें पूरा भरोसा है कि ये एक दिन कमाल करके दिखाएंगे। सर आप 13 तारीख को खिलाड़ी सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए की राशि देने की आपने घोषणा की है। किस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आपकी सरकार किस तरीके का काम कर रही है? नहीं, हमारी सरकार तो हमेशा खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए सारे देश में सबसे आगे रही है। हम गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़ रुपया देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, कंसेशनल रेट पे प्लॉट देते हैं। सिल्वर मेडल लाने वाले को हम 4 करोड़ रुपया देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, प्लॉट देते हैं। ब्रोंज लाने वाले को 2.5 करोड़ रुपया देते हैं, प्लॉट देते हैं और सरकारी नौकरी देते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से महिला हॉकी के खिलाड़ियों के लिए भी 50-50 लाख रुपए की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा का जिस दिन मैच देख रहे थे, आप एकदम से इतना जोश में आ गए, आपका स्वास्थ्य अलाउ भी नहीं करता एक तरह से, क्योंकि आप कोविड के बाद जो है वो आप एक तरह से डॉक्टरों की निगरानी में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप में वो जोश और तमाम जो आपने मैच देखे, जो भारतीय खिलाड़ियों के, चाहे वो कोई भी मैच रहे आपने देखे, आपके अंदर वो जोश, वो अंदर किस तरह से सर आप लेकर आए? नहीं, देश को इतनी बड़ी जीत मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं नहीं जान पाया कि मैं कभी नाचा भी नहीं हूँ, पहले मैं देखा भी नहीं है, नाचा भी नहीं हूँ, पर कहाँ से वो जोश आ गया मुझे नहीं मालूम। तो ये देखिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर भारत की महिला हॉकी टीम की तमाम जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। हॉकी के जो कैप्टन हैं रानी रामपाल और उनके साथ पूरा जो सभी जो खिलाड़ी हैं हरियाणा से जो भारत की टीम में खेल रही थी, वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय में मौजूद हैं। उनके साथ शाहबाद के जो विधायक हैं जो वो भी मौजूद हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंची है महिला हॉकी टीम और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो आपको नजर आ रही है।
चंडीगढ़ में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां अधिकारियों से बैठक में खनन को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान कितनी साइट पर फिलहाल माइनिंग चल रही है और भविष्य में कहां-कहां माइनिंग शुरू हो जाएगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मंथन हुआ है। हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों में हो रहे अवैध खनन को लेकर बातचीत हुई है। जो हरियाणा पहुंच रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी विचार किया गया, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से अवैध माइनिंग से जो मटेरियल प्रदेश में सप्लाई हो रहा है उससे प्रदेश की माइनिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि गलत तरीके से जो भी माइनिंग हरियाणा आ रही है उसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने नौकरियों के मामले में विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि जब इनकी सरकार थी तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते थे जिनको अगर मैं बताऊंगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। आज हमने माइनिंग के जितने अधिकारी हमारे फील्ड में हैं, जो अधिकारी लोग हैं, सबने जॉइंट मीटिंग की है कि कितनी माइनिंग आने वाले समय खुलेंगी और कितनी चालू हैं और कितनी अभी रेन्यूअल का सीजन है में कितनी रिकवरी बाकी है। उसमें सबने चर्चा करी है कि हमने माइनिंग को किस तरह बढ़ाया जाए और जो चोरी दूसरे प्रदेशों से जो माइनिंग आती है उसको कैसे रोका जाए, उस पर हमने विचार एक बैठक की है। भाई हमने माइनिंग को, जो प्रदेश की माइनिंग उसको ठीक करने के लिए जो बाहरी है उस पर बैन लगाना। ऐसा विपक्ष के समय नौकरियां बिका करती थी और बोली लगा करती थी, CLU की बोली लगा करती थी। मनोहर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मेरिट और योग्यता पर नौकरियां मिलती हैं और हरियाणा के इतिहास में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, जो ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ लोगों को ईमानदारी से नौकरियाँ। कांग्रेस के मित्र अतीत में जाके पूछिए क्या हुआ था हरियाणा के किसान को, पूछिए जिनके बच्चे नौकरी लगे उनसे पूछिए। लोग जमीन बेच के नौकरी लगा करते थे, ना खर्ची ना पर्ची। वहीं नांगल चौधरी विधानसभा में भारी जनसैलाब के साथ पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरी तिरंगा यात्रा स्थानीय विधायक अभय सिंह यादव की अगुवाई में निकाली गई, जहां गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक अभय सिंह यादव ने सभी का आभार जताते हुए आने वाली 17 तारीख को गोदबलहा में केंद्रीय कैबिनेट को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम पूरे प्रदेश में ये शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली जो 17 तारीख है उसको गोदबलहा में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की होने वाली रैली में भी आप लोग इसी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तिरंगा यात्रा हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम था। इसके तहत हमने यहाँ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आप देख रहे हैं कि लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के तिरंगा यात्रा हमने समापन की है। और इतना जोश था लोगों में, धूप और पसीने की परवाह ना करते हुए ये सभी लोग बड़े बहुत उत्साह से और बड़े जोश के साथ ये भारत माता की शहीदों के प्रति ये हमारा नमन है, सम्मान है और हमारे इलाके के लोग जो हैं वो शहीदों के प्रति समर्पित हैं और लोग राष्ट्र के प्रति जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के तीसरे मोर्चे को राजनीतिक शादी करार दिया और कहा कि ऐसी शादियों का जल्द तलाक भी हो जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। अब चौटाला ने कहा है कि वो प्रदेश में तीसरे मोर्चा बनाएंगे और इसके लिए लगातार वो नेताओं से बैठकें भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबाला शहर विधानसभा से बीजेपी विधायक असीम गोयल मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं चौटाला साहब के तीसरे मोर्चे के ऐलान को? देखिए, भारत इस संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी अपनी स्वस्थ राजनीति कोई करना चाहता है, कोई बात लेके आए, लेकिन ये मोर्चे जो हैं वो कहते हैं भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और मैं तो इससे अलावा भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक जो शादियाँ होती हैं इनका तलाक भी उतनी जल्दी होता है, क्योंकि होता क्या है कि भाई इस समय एकदम से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ी राजनीतिक दुकानदारी को जमाने के लिए सब हाथ मिला लेते हैं, लेकिन फिर जूतों में दाल बंटती है। जब अलगाव होता है, बिखराव होता है,
और मैं तो ये कहता हूँ कि कई शादियाँ तो मंगनी पे ही टूट जाती हैं, ये तो अंजाम तक पहुँच ही नहीं पाती। तो स्वागत है, बाकी स्वस्थ राजनीति के नाते आगे आते हैं, बुजुर्ग नेता हैं हमारे और बहुत अनुभव है, पूरे जीवन का अनुभव है, तो वो आते हैं तो आए और स्वागत है। सर, चौटाला साहब का बयान ये भी आया था कि अगर कांग्रेस से विचार मिले तो कांग्रेस का भी स्वागत है, लेकिन पूरी उम्र जो है कांग्रेस से लगातार टकराव नजर आया इनका। देखिए, जिस पार्टी को लगातार पानी पी पी के कोसते रहे और चौटाला साहब के बुजुर्गों ने ही कांग्रेस से अलग होकर अपनी इस पार्टी को बनाया था कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही, और पूरी ज़िंदगी चौटाला साहब भी कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई लेते रहे, राजनीति की है कांग्रेस से टकराव की। लेकिन आज वही राजनीतिक शादी वाली बात जो मैंने कही है कि केवल राजनीतिक शादी है, बारात चढ़ने की बात है, तो कोई भी बाराती आएगा तो उन्होंने उस नाते सबके लिए ओपन फॉर ऑल जो है कर रखा है। मकसद केवल कुल मिला के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आज सारा जो विपक्ष है वो इकट्ठा हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास के नाते आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते हैं। विधायक जी, मोर्चे पहले भी बन चुके हैं, अम्बाला में एक मोर्चा बना था, एक मोर्चा तंवर साहब ने बनाया था, क्या लगता है कि हरियाणा में? जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में ठीक सामने से कामयाब हो जाते हैं, और लेकिन इन लोगों के पास एक विज़न तो है नहीं, ये तो कहीं से मेरा कुछ उधार ले लिया, किसी दूसरी पार्टी वाले का कुछ उधार ले लिया, तीसरी पार्टी वाले का एक विचार उधार ले लिया, और जब तक आप स्पष्ट लीडरशिप और स्पष्ट लाइन जो है आप अपनी सामने करके क्लियर लीडरशिप और क्लियर लाइन के बिना, लाइन ऑफ एक्शन के बिना आप इन चीज़ों को नहीं चला सकते, तो लोग बड़ी जल्दी ऐसे चीज़ों के ऊपर एतबार नहीं करते। तो मुझे लगता नहीं है, बाकी मैं शुभकामनाएं जरूर देता हूं उनको। तो बिल्कुल तीसरे मोर्चे को शुभकामनाएं हैं, स्वागत है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या ओम प्रकाश चौटाला का तीसरा मोर्चा जो है वो सिरे चढ़ पाता है या नहीं। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।